Hello learners, welcome to IS Marathon. Here I am back with the new lesson. Guys, this is आपका चैप्टर फोर्थ, लेसन नंबर फोर्थ है ये आपका, जिसके अंदर हम देखेंगे आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसके अलावा इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में देखेंगे 1861 का काउंसिल एक्ट और 1892 का काउंसिल एक्ट। अभी तक तीन लेसन्स जो हैं, इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो हैं अभी तक हम कर चुके हैं, है ना। तो बस देखिए इस वाले लेसन को, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ इस वाली सीरीज को, और एक गवर्नमेंट वर्डिक्ट्स जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स वाली सीरीज है, इंपॉर्टेंट केसेस वाली, इन दोनों सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। फ्री कोर्स से कहीं भी एक जगह कंसोलिडेट कंटेंट लेक्चर्स के तौर पर नहीं मिल पाता है, और इसका कंटेंट जुटाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए यहाँ पर आपको कंसोलिडेट करके दे रहे हैं। तो आपको इसको लाइक करना है और शेयर कर देना जितनी जगह हो सके। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यस, मैंने आपको बता ही दिया, इट्स अ केस नंबर फोर्थ आपका, क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं हम, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, प्लीज़ हल्के मत लेना, बहुत काम आती है, मेंस आएगा जब याद करोगे आप मुझे, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत क्योंकि कन्फ्यूजिंग है यहाँ पर, है ना। सो यस, देखो इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, और इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है, काउंसिल्स का इतना क्या रोल है, सब पता चलने वाला है आपको। ये बेसिकली अगर एसेंस में हम देखें तो सिंपल सी बात है, मॉडरेट्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उनको प्लेकेट करने के लिए किया था, उनको संतुष्टि देने के लिए कर रखा था। उसके अलावा सेपरेट इलेक्टर्स भी दिए गए इसके अंदर, तो ये एसेंस था, ये मैंने बताया जो आपको। अब इसको डिटेल में समझते हैं अपन। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देख लिया था कि किस तरीके से यहाँ पर नेशनलिज्म की भावनाएं बहुत बड़ी लेवल पे नेटिव इंडियंस में ग्रो कर रही है ना। तो अब कुछ ऐसे लिमिटेड राइट्स हैं जो दे देते हैं इनको, ताकि चुप बैठ जाएं लोग, ऐसा सोचते थे गवर्नमेंट के लोग। तो इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को और लोगों को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, डिवाइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस तरीके का कानून बनाया और इन्होंने पास करा दिया इसको। सिंपल है। उस टाइम पे मोडले आपके कौन थे बताओ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और मिंटो जी आपके वॉइस रहे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को वीकन करने के लिए, और जो मॉडरेट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको प्लेकेट करने के लिए, उनको संतुष्टि देने के लिए। अब इसका बैकग्राउंड देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जब इन्होंने क्या किया, एक यूनिफाइड सिस्टम लेकर आने की बात करी, यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन का। सो अब लोगों में ये फीलिंग थी, क्योंकि फॉरेन रूल था ना, और तो इनके राइट्स को, लिबर्टीज़ को थ्रेट है। लेकिन फिर रॉयल प्रोक्लेमेशन आया फिर 1858 में, उसके थ्रू इन्होंने बताया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं कंट्री के अंदर, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, है ना। यस, तो अब इसमें इसी पर्पस के लिए 1861 का एक्ट भी लेकर के आए थे, ये इंडियन काउंसिल एक्ट। अब बेसिकली क्रोनोलॉजिकली चलो, डायरेक्टली आपका 1909 का एक्ट नहीं आया, हम समझाते हुए आ रहे हैं आपको, समझाए भी मैंने लेसन्स में, ठीक है। अब यहाँ पर उसको समझो आप अच्छे से, ठीक है, एक ही जगह पर। यहाँ पर 1861 का इन्होंने एक्ट पास कराया था, और बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है ना कानून बनाने की, लेजिस्लेटिव पावर्स, इनको डिवोल्यूट कर दिया था इन्होंने, डिवोल्यूशन कर दिया उनका, और जो इंस्टीट्यूशन है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको स्टार्ट कर दिया था इस तरीके से करना। लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव लो था ये 1861 का, बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव लो था, एज क्योंकि इसमें राइट टू आस्क क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। सो क्या ही कर लोगे आप, जब डेलिबरेट नहीं कर पाओगे आप इशूज़ को, तो क्या अच्छा निकाल पाओगे, ठीक है, सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थर्ड कांग्रेस लिखा है बेटा कि थर्ड सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1887 में इन्होंने एक थर्ड सेशन किया था, जिसमें बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि काउंसिल को अबॉलिश करने की बात कही थी, और जो कि इंपॉर्टेंट बात है ना, और लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात कही थी, ठीक है। काउंसिल को हटाओ, लोकल गवर्नमेंट लेकर के आई जाए हमारे यहाँ पर, एजुकेशन को स्प्रेड करो, है ना। आईसीएस एग्जामिनेशन जो सर्विसेज, सिविल सर्विसेज है, उनका एक्सपेंशन करो, है ना, ये इन्होंने कहा था इस वाले सेशन के अंदर। थर्ड सेशन की हम बात कर रहे हैं 1887, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब उसके बाद आता है आपका एक्ट ऑफ 1892। इसके अंदर क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहते थे, क्योंकि वो फेवरेबल रिसेप्शन नहीं देना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, उनको तो जानते ही होंगे आप, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, वो आए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि रिफॉर्म करते हैं काउंसिल के अंदर, लेकिन इसलिए उन्होंने फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 लेकर के आई है। लेकिन इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पर रखे, तो
इंडियंस का जो बेसिकली सेटिस्फेक्शन था वो तो यहाँ पर मिलना ही नहीं था, बिल्कुल टोटली फेल हो चुके थे इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब तक हमको काफ़ी कुछ पता चल गया था, वर्ल्ड रेवोल्यूशंस हो रहे थे, है ना। तो इंडियंस वर अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। फिर आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, पहले इसको साफ कर दें। यस, लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं, बेसिकली वो भी रिप्रेसिव एक्ट्स ही लाते हैं और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो बेसिकली जो नेटिव इंडियंस थे उनके सेंटिमेंट्स के खिलाफ गए थे ये वाले एक्ट्स, है ना। बिकॉज लॉर्ड कर्जन को तो आप जानते ही हो, हाँ, बंगाल का पार्टीशन ही कर दिया इन्होंने। उसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रूल खेलते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लोगों की भावना बहुत तेज हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी मिले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, वो मिले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ताकि क्या डिमांड्स है बेसिकली इंडियंस की वो बताने के लिए, है ना। और उसके बाद होता है आपका शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन, तो ये सब इवेंट्स है बेसिकली, किस तरीके से 1909 का एक्ट आया, है ना। तो शिमला डेपुटेशन में क्या होता है, आगा खान जाते हैं, लॉर्ड मिंटो से बात करते हैं 1906 में, 1906 की बात करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन की ये डिमांड है भाई। उनमें से मुस्लिम जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं काउंसिल्स में, इन्होंने कहा। और वो भी कैसे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये होता है अगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है तो वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे, ठीक है, उस सीट से, तो उनको जो है उनके लिए वोट करेंगे फिर वहाँ की जनता। देयरफॉर ड्यू टू ऑल एफॉरमेंशन्ड सर्कमस्टांसेस, ये जो जितने भी मैंने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 आया, उसको पास किया और रॉयल असेंट भी मिल चुका था, ठीक है, मार्च में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं 1861 का एक्ट और 1890। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत इजी वे में, बहुत ल्यूसिड, अभी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या था, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने ये कह रहे थे कि कुछ नॉमिनेशंस जो हैं वो लेकर के आए जाए, ठीक है। वाइसराय की काउंसिल है, ठीक है, वाइसराय की काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आई मीन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सॉरी, जो वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब वहाँ पर इसको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर इंडियंस को लेकर के आए जाए, ठीक है, इन्होंने ये कहा, है ना। और वो भी नॉमिनेशन के थ्रू, ठीक है। मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं, बहुत आसानी से। तो 3 मेंबर्स को चुना गया, सर दिनकर राव, आपको लिख देता हूँ मैं, सर दिनकर राव, ठीक है, आप भी चाहो तो मेंशन कर लें, सर दिनकर राव। दूसरे आते हैं महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। थर्ड आते हैं आपके राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है। तो बस यहाँ पे ही काम करना है थोड़ा सा मुझे भी। तो यस, नेक्स्ट है इसका, इन्होंने जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसीज थी ना, जैसे कि बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, उसके अलावा मद्रास की प्रेसिडेंसी जो कि अंडर करती थी आपके बंगाल के, अब उनको वापस से इन्होंने रिस्टोर कर दिया, ठीक है। ये था दूसरा इसके अंदर। तीसरा क्या था, अब इन्होंने जो 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बंगाल की, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब, 3 नई काउंसिल बनाई थी, है ना। और इसने वायसराय को बेसिकली एम्पावर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम देख चुके हैं। वायसराय की पावर को इसने एम्पावर कर दिया, क्योंकि जो कि काउंसिल्स में इसकी पावर को क्या किया, ठीक है, जैसे कि एम्पावर किया, है ना। और इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसके अंदर लेकर के आए। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो मतलब आपको कौन सा पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, मुझे बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो, जो भी सबसे ज़्यादा ध्यान से सुन रहा होगा वो बता देगा, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि जो ये एक्ट है, उसने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो वायसराय की थी उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो मतलब 1861 के पावर्स प्रोविजंस बताए मैंने अभी तक आपको, ठीक है। यस, उसके बाद आता है आपका 1892 का एक्ट। इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर बेसिकली जो एक्ट था उसने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल लेवल पर और स्टेट और जो आपके प्रोविंशियल लेवल पर, दोनों ही जगह नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बढ़ा दी, और जो इनकी मेजोरिटी थी ऑफिशियल मेंबर्स की उसको रिटेन रखा, यानी कि अभी भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो यस, तो आप सुन रहे हो यहाँ पर ये काउंसिल 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 हर जगह मेंबर्स बढ़ाने की बात हो रही है, बिकॉज वहाँ पर मॉडरेट्स जो थे वो चाह रहे थे कि सिस्टम के अंदर रह करके हम आज़ादी पाएँ, और मॉडरेट्स बेसिकली जो इन्हीं वेज ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशंस पे काम करते थे कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजली हम कर सकें अपने काम, ठीक है, ना कि रेवोल्यूशनरी वे में कर सकें। तो काउंसिल में सीट बढ़ाना हमेशा ये डिमांड करते थे वो, हमें रिप्रेजेंटेशन दो, इसलिए ये काउंसिल एक्ट्स की इन्होंने एक के साथ एक चेन बना दी।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ 1892 एक्ट का। सबसे पहली बार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हुई यहाँ पर इंडिया के अंदर, ठीक है, यानी कि बजट की बात हुई, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चनिंग पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो दे दी जाएगी आपको, ठीक है। ये था इन दोनों एक्ट के अंदर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं किसके, 1909 एक्ट के। 1909 एक्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो यही कि जो इंडियन काउंसिल्स हैं, है ना, उनके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाए। सेकंड, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाए मुस्लिम्स को। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लीजिए, बिल्कुल भी ज़्यादा नंबर्स पे मत जाना, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहली बात, इंक्रीज इन साइज ऑफ काउंसिल, इसलिए तो काउंसिल एक्ट बोलते हैं इसको, यानी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर दोनों ही जगह, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर दोनों ही जगह यहाँ सीट्स में इंक्रीज हुई, है ना। और तो जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, यूपी, मद्रास में बढ़ाई, आसाम, बर्मा और पंजाब में बढ़ाई, ठीक है, पहला तो ये। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में किस तरीके से रिफॉर्म्स हुए, देखो यहाँ पर चार तरीके के मेंबर्स थे, चार तरीके के मेंबर्स थे, ये याद रख लेना। पहले थे आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो कि कौन थे आपके, गवर्नर और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक। सेकंड आते हैं आपके नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, नॉमिनेटेड, जो बेसिकली कौन करेगा, वायसराय, है ना, वायसराय इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनमें से नॉमिनेट कर लेगा। उसके बाद आता है आपके नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, ठीक है। इसमें इंडियंस बेसिकली आते हैं लेकिन ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, है ना, ये इसमें ऑफिशियल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल। और फिर आता है आपके इलेक्टेड, इलेक्टेड बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस को इसके अंदर लिया जाता है, ठीक है, यस। उसके बाद और क्या क्या है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव इंडियंस जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और जैसे कि कौन थे सबसे पहले आपके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो फर्स्ट मेंबर बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो भी लो मेंबर, एज अ लो मेंबर, है ना। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम लेकर के आया गया इंडिया में सिस्टम, बेस्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनली रिप्रेजेंट किया गया इसको, इसका इम्पैक्ट आज भी हमको देखने को मिलता है ना। यानी कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम मेंबर, मुस्लिम वोटर्स, बेसिकली जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं ना उनको मुस्लिम वोटर्स वोट कर सकते हैं, यस ऐसे। फिर आता है आपका क्रिटिसिज्म। अब इस एक्ट का क्रिटिसिज्म सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का क्रिटिसिज्म है कि सबसे पहली बात तो ये शेडो है बेसिकली, ना कि कोई सब्सटेंस है ना, हवा में बातें करिए परछाई है, असली रिफॉर्म्स है नहीं है ना। ये कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है किसी की इसके अंदर, अगर आपने अथॉरिटी दी है तो उसका आंसरेबल नहीं है कोई भी, ठीक है। कोई भी नेशन की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ हो, जैसे कि पुराने लेजिस्लेशंस में हुए थे, है ना। तो पूरा कह सकते हैं कि टोटली शॉर्ट इन फुलफिलमेंट ऑफ द आपका नेशनल एक्सपेक्टेशन। बाद में इस एक्ट को रिपील किया गया गवर्नमेंट ने 1915 में, ठीक है, 1915 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, राइट। अब आता है आपका इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट। इंपॉर्टेंस में आएगा आपका सबसे पहले, यस, इसने एक इंक्लूसिव और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाया था, एक स्टेप था। क्यों, क्योंकि देखो काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन देने लगे, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में देने लगे, हाँ हालांकि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी बट ऑफिशियल में वे में नहीं था, क्योंकि अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनसे तो एडवाइस लेंगे ना सिर्फ, ना कि क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे वो, है ना, नॉन बाइंडिंग होती है बेसिकली उनकी एडवाइस, है ना। नेक्स्ट आता है आपका ये जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी यहाँ पर प्रोविंशियल काउंसिल्स में, ये क्या ही कर लेगी, क्या रिफॉर्म लेकर के आएगी, तो नहीं इन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड होते थे। सो और डिफरेंट डाइवर्सिटी होती थी तो बिलीव भी इनके डिफरेंट थे, यस। तो अब इन्होंने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी दी बेसिकली लेजिस्लेचर को टू क्रिटिसाइज एंड रिकमेंड द एग्जीक्यूटिव, बट मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन जो थे वो नॉन बाइंडिंग थे। डेस्पोटिक किस फॉर्म में, डेस्पोटिक इसीलिए कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इन्होंने यहाँ पर कर दी, क्योंकि वायसराय की पावर, देखो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, डेस्पोटिक इस फॉर्म में क्योंकि वायसराय की पावर और गवर्नर्स की पावर तो अनचेंज्ड थी, है ना, इनकी ऑडियंस की पावर है, इनकी वोट करने की पावर है ना। तो ये यहाँ पर डेस्पोटिज्म जो है खत्म नहीं हुआ। सेकंड, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मीन्स नथिंग, ये मैंने आपको समझाई दिया। डिवाइड एंड रूल, लास्ट पॉइंट है इसका, कि बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो यही हुई थी कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दोगे आप तो अब लोगों के अंदर विचारों के मतभेद है ना, तो वो जो है अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे, अपने अपने धर्म के, अपनी जाति के, है ना। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया नेटिव इंडियंस के अंदर, जिसने क्या किया, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को वीक कर दिया। आपको पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में कितना बड़ा हमको यहाँ पर अर्जाना भुगतना पड़ा है इस बात का, है ना। बट इट ऑल्सो सीड्स ऑफ द पार्टीशन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पार्टीशन तक लेकर के गया है वो, आज भी हमको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये था आपका
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसके साथ ही मैंने आपको 1861 और 1862 भी बता दिया, 92 भी बता दिया। अब अगले लेसन में देखेंगे हम 1919, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके साथ आपको कुछ साइमन कमीशन वगैरह भी बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इनको फैलाओ यार, काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता नहीं किन सिचुएशंस में किन कंडीशन में बना पा रहे हैं हम, है ना। कभी आपसे बात करेंगे इस बारे में बल, ठीक है। कल की गूगल मीट जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, कल की गूगल मीट जरूर ज्वाइन करना, जो कि होगी 5 बजे, ठीक है, 5 बजे गूगल, इसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा चैनल पर भी, और आप टेलीग्राम पर भी जाकर देख लेना, ठीक है। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।